हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश के कुछ प्रमुख वंश के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। आज कुछ प्रमुख वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और कल कुछ प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे। फिर टोटल हम लोग का जो राजपूत वंश है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का राजपूत वंश के समाप्ति के साथ में प्राचीन इतिहास भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का प्रमुख वंश है वो है चंदेल वंश। कौन सा वंश है दोस्त, किससे पढ़ना है हम लोग को? चंदेल वंश के बारे में। जो चंदेल वंश है ये बुंदेलखंड के भूमि में, बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र पर राज करते थे। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ननुक। कौन थे? ननुक। कब किए थे स्थापना चंदेल वंश का? तो 831 AD में। याद रखना है दोस्तों, इनका प्रारंभिक राजधानी क्या था? कलिंजर। कौन था दोस्तों? कलिंजर, या तो महोबा कहिए। और राजधानी जो दूसरा राजधानी कौन सा बना? खुजराहो। तो खुजराहो को राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो राजा धंग। कौन थे दोस्तों? राजा धंग। याद रखिएगा, प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो प्रारंभिक राजधानी कलिंजर था। और उसके बाद जो दूसरा राजधानी खुजराहो बना, इस खुजराहो को कौन राजधानी बनाए? राजा धंग। याद रखिएगा दोस्तों। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? यशोवर्मन। कौन हुआ दोस्तों? यशोवर्मन। प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था कौन? यशोवर्मन। और उससे विष्णु भगवान का एक प्रतिमा प्राप्त किया उसको हराने के बाद में। और उस प्रतिमा को खुजराहो का विष्णु मंदिर में स्थापित किया। याद रखिएगा, यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा में से एक था, जो किसको हराता है? प्रतिहार राजा देवपाल को हराता है। और उससे यशोवर्मन को क्या मिलता है? तो विष्णु भगवान का प्रतिमा, जिसको वह कहाँ स्थापित करता है? तो खुजराहो का विष्णु मंदिर में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला इस वंश का प्रमुख राजा है राजा धंग, जो 950 से लेकर 1002 ईस्वी तक राज करेगा। और ये जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था खुजराहो में। खुजराहो में बहुत सारा मंदिर है, जिसमें से जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजा धंग। याद रखिएगा दोस्तों, जो राजा धंग है वो गंगा और जमुना के संगम में उपासना कर रहा था। किसका? शिव का आराधना कर रहा था। और उनका ही आराधना करते हुए ये जल समाधि ले लेता है। कहाँ ले लेता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में ही उपासना कर रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग अगला राजा का बात करें तो विद्याधर। चंदेल वंश का अगला प्रमुख राजा कौन है? विद्याधर, जो 1003 से लेकर 1029 ईस्वी तक शासन किए। इन्हीं के समय पे मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, पर ये इतने शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे कि मोहम्मद गजनवी को भी एकदम कड़ा टक्कर देते हैं, और यहाँ तक उसको झुकने पे मजबूर कर देते हैं। कौन? विद्याधर। यहाँ तक ऐसे समझिए कि जो मोहम्मद गजनवी था उसको संधि करना पड़ जाता है। हार का डर से क्या करना पड़ जाता है दोस्तों? संधि। किसको? मोहम्मद गजनवी को। तो ये दोबारा जब तक विद्याधर रहा तब तक, मतलब ऐसे समझिए कि विद्याधर के तरफ से जिस जिस क्षेत्र में विद्याधर शासन कर रहे थे उस क्षेत्र से कभी नहीं घुसा, दूसरे क्षेत्र से हमेशा घुसा। कौन? मोहम्मद गजनी। याद रखिएगा दोस्तों। तो बड़ा ही शक्तिशाली राजा थे कौन? विद्याधर। शुरुआत में मोहम्मद गजनी को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिए थे। खुजराहो का कंदरिया मंदिर का निर्माण कौन करवाए? विद्याधर। कौन करवाए दोस्त? विद्याधर। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि महादेव का कंदरिया मंदिर का निर्माण कौन करवाए हैं? तो राजा विद्याधर। विद्याधर कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल का हत्या कर दिए थे। क्यों हत्या कर दिए थे? क्योंकि जब मोहम्मद गजनवी हमला करता है तो बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध किए वो आत्मसमर्पण कर देता है। किसके सामने? तो मोहम्मद गजनी के सामने। कौन कर देता है? राज्यपाल। तो इसी कायरता के विरोध में जो विद्याधर थे वो राज्यपाल का हत्या कर देते हैं। और जो चंदेल वंश का शासक एक और है कृतिवर्मन, इसी के समय पे एक विद्वान हुए कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र ही वो विद्वान है जो प्रबोध चंद्रोदय का रचना किए थे। किसका रचना किए हैं दोस्तों? प्रबोध चंद्रोदय का रचना की है। जरूर याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए जो खुजराहो का मंदिर में बार बार यूज कर रहा हूँ ये शब्द का, या तो ये मंदिर का, ये मंदिर मुख्यतः किस धर्म से संबंधित मंदिर है? जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। जो जैन मंदिर है, मतलब माफ कीजिएगा, खुजराहो का मंदिर जो है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला वंश है वो सोलंकी अथवा गुजरात का, सोलंकी अथवा क्या कहेंगे, गुजरात का चालुक्य वंश। इसका ना ये भी याद रखना है दोस्तों। तो जो सोलंकी वंश है इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। और शुरुआत, और इनका जो राजधानी था अनहिलवाड़ था। क्या था दोस्तों? अनहिलवाड़। और इन्हीं में एक प्रमुख राजा हुए भीम प्रथम।
इसी के समय पे जो गजनवी था ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जब भीम प्रथम गुजरात का राजा था उस समय पे कौन गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? तो गजनवी। कौन किया था दोस्त? मोहम्मद गजनी, याद रखिएगा। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह, कौन दोस्तों? विमल शाह, जो राजस्थान का आबू पर्वत है। कहाँ का? राजस्थान का आबू पर्वत, जो अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। तो ऐसे याद रखिए कि जो आबू पर्वत है उसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन बनवाया था? विमल शाह। विमल शाह कौन था? तो भीम प्रथम का सामंत था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे बात करें कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए, तो जयसिंह सिद्धराज। कौन हुए दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज। इन्हीं के समय प्रसिद्ध विद्वान प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र, देखिए कौन सा पुस्तक का रचना की है? तो कुमार कुमार पवली, माफ कीजिएगा, कुमार पालचरित, ये गलत है, थोड़ा सा माफ कर दीजिए, कुमार पालचरित का रचना की है। देखिए जो राजा जयसिंह सिद्धराज हुए इन्हीं के समय पे कौन हुए? महान विद्वान हेमचंद्र। और ये किस चीज का रचना किए थे? कुमार पालचरित का रचना किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। जो सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर जो है, जो याद रखिएगा, इससे सिद्धराज जो है सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का नाम निर्माण करवाया था। देखिए नाम मैच कर रहा है दोस्त। सिद्धराज, सिद्धराज क्या किए थे? तो सिद्धपुर के रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाए थे। और खंभात में तोड़ी गई मस्जिद में आर्थिक सहायता भी दिए थे उसको पुनर्निर्माण में। तो याद रखिएगा कौन वो हिंदू राजा हैं जो खंभात में तोड़ी गई मंदिर पर आर्थिक सहायता दिए थे? तो याद रखिएगा कौन है वो? जयसिंह सिद्धराज, याद रखिएगा दोस्तों। और मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजाओं के, सोलंकी जो राजा थे यानी कि गुजरात के जो अभी हम लोग साम्राज्य पढ़ रहे हैं, इस साम्राज्य के ही राजाओं ने क्या बनवाया था? तो मोढेरा सूर्य मंदिर। अगर हम लोग और बात करें तो अगला जो वंश है पाल वंश, संस्थापक कौन है? गोपाल। लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश का स्थापना किए थे। राजधानी क्या था इनका? मुंगेर। राजधानी क्या था दोस्तों? मुंगेर। और ये जो पाल वंश है ये बौद्धों का अनुयायी है। गोपाल ने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग अगला पॉइंट की बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक किस वंश का? पाल वंश का। धर्मपाल था। ये हम लोग को कैसे पता चलता है? तो इन्होंने ही सोमपुर महाविहार में का रचना करवाया है, जहाँ पे लिखे अभिलेखों से पता चलता है कि धर्मपाल बहुत ही महान शासक था। धर्मपाल ही वो राजा है जो सोमपुर का महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ, जिसका शुरुआत सबसे पहले पाल वंश के शासक धर्मपाल ही थे जो शुरू किए थे। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत मैंने क्वेश्चनों के बीच में इसके बारे में बताया हुआ है, तो जरूर देखिएगा दोस्त पूरे वीडियो। अगर बात किया जाए कि इसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल शुरू किए थे, मतलब यही वो राजा हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू करने वाले थे। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों शुरू हुआ? तो कन्नौज के क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए। कन्नौज का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था, तो इसलिए वहां पे कब्जा करने के लिए 3 अलग अलग वंश वालों ने आपस में संघर्ष किया। और इनके संघर्ष का ही परिणाम रहा कि बहुत सारे जो इनके सामंत थे ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को राजा घोषित कर लिए। और इन्हीं के संघर्ष का परिणाम ये भी हुआ कि आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो गए और विदेशी आक्रमणकारियों को एक मार्ग मिल गया भारत में आक्रमण करने का। तो इसी समय पे मोहम्मद गजनी भी भारत आके आक्रमण करता है दोस्तों, क्योंकि ये आपस में ही उलझे रहे, जिसका फायदा मोहम्मद गजनी उठा लिया। अगर ये एकजुट रहते तो मोहम्मद गजनवी कभी भारत नहीं आ पाता दोस्तों, याद रखिएगा। और जो स्वर्ण भूमि यानी कि जावा के जो राजा थे, कौन? बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि यानी जावा के जो राजा थे बालपुत्र देव, ये बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव मांगे थे, तो धर्मपाल ही 5 गांव दान में दिया था दोस्तों, याद रखिएगा कि बालपुत्र देव को बौद्ध विहार बनवाने के लिए कौन 5 गांव दान में दिया था? तो धर्मपाल, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग लेट ना करते हुए प्रश्नों को लगाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, चंदेल वंश का स्थापना किस क्षेत्र में हुआ था? तो बुंदेलखंड में, माफ कीजिएगा बघेलखंड में मैंने टिक कर दिया। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चंदेल वंश का
स्थापना तो बुंदेलखंड में, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 831 एडी में चंदेल वंश का स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन किया था? ननुक। कौन किया था दोस्तों? ननुक ने किया था चंदेल वंश का स्थापना कब? 831 एडी में। अगला प्रश्न है चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा था। कौन सा था दोस्तों? महोबा। अगर अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है किस चंदेल राजा ने प्रतिहार राजा देवपाल को हराकर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी? तो कौन है वो दोस्त? तो याद रखिएगा यशोवर्मन। वो कौन है? यशोवर्मन वो राजा है जो क्या करता है, प्रतिहार राजा देवपाल को हराकर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करता है और इसको खजुराहो का विष्णु मंदिर में स्थापित कर देता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन किया था? वो है यशोवर्मन। कौन किया था खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर की स्थापना? तो यशोवर्मन। अगला प्रश्न है राजा धंग ने किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण खजुराहो में करवाया था? तो जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर, ये तीनों मंदिर का निर्माण राजा धंग खजुराहो के मंदिर में निर्माण करा। खजुराहो का जो मंदिर है उसमें बहुत सारे मंदिर बनवाए गए हैं। उसमें से जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंदेल राजा धंग ने कहाँ समाधि ली? तो गंगा और यमुना के संगम पे प्रयागराज में, गंगा और यमुना के संगम प्रयागराज में भगवान शिव का उपासना करते हुए जल समाधि ले लिया था दोस्तों, कौन? राजा धंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो खजुराहो के कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन करवाया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर। कौन करवाया था दोस्तों? विद्याधर। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव प्रश्नों में पूछा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों में पूछा गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी की महत्वाकांक्षों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कौन सा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो था विद्याधर। कौन था दोस्तों? विद्याधर। ये एकमात्र एक ऐसा शासक हुआ जो खुले रूप से, मतलब डायरेक्ट टक्कर देता है कि उसको मोहम्मद गजनवी को और घुटना टेकने पे मजबूर कर देता है। मोहम्मद गजनवी इतना, मतलब ऐसे समझिए कि वो हारने के डर से उसको संधि करना पड़ जाता है। एकमात्र ऐसा राजा है जो मोहम्मद गजनी को टक्कर देता है। आप देखिए कि बहुत सारे राजा उसका डायरेक्ट आत्मसमर्पण कर लेता है बिना आक्रमण किए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्याधर ने कन्नौज के किस प्रतिहार शासक की हत्या कर दी थी? विद्याधर ने कन्नौज के राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये भी मोहम्मद गजनी के सामने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसीलिए इसका हत्या कौन कर दिया था दोस्तों? विद्याधर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रबोध चंद्रोदय की रचना कौन किया थे? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना याद रखिए कौन किसके शासनकाल में थी? माफ कीजिएगा, ये प्रश्न है। तो याद रखिए कृतिवर्मन के शासनकाल में हुई थी। तो कौन किया था? कृष्ण मिश्र। कृतिवर्मन के शासनकाल में हुआ था, लेकिन रचना कौन किया था दोस्तों? तो कृष्ण मिश्र, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर मुख्यतः किन धर्मों से संबंधित हैं? तो मुख्यतः हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित हैं दोस्तों। जब मैंने अभी आप लोगों को तथ्य बता रहा था तभी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो गुजरात का सोलंकी वंश का संस्थापक याद रखिएगा मूल राज प्रथम था। कौन था दोस्तों? मूल राज प्रथम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी ने किस शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय, यानी कि जब ये सोमनाथ पे आक्रमण करता है तो भीम प्रथम गुजरात के शासक थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। आबू पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है दोस्त, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। आबू पर्वत को ही माउंट आबू भी बोलते हैं। तो वहाँ पे माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन बनवाया था? तो विमल शाह। कौन बनवाया था? विमल शाह। विमल शाह जो था भीम प्रथम का ही सामंत था। सामंत क्या होता था दोस्त? जैसे अभी एक समझिए देश को हम लोग अलग अलग राज्य में बांट देते हैं, तो वैसे ही उस समय के साम्राज्य को छोटा छोटा सामंत में बांट दिया जाता था ताकि वहाँ से अच्छे ढंग से कर वसूला जा सके। तो वैसे ही एक सामंत थे विमल शाह, यही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो याद रखिएगा सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? वो है जयसिंह सिद्धराज। कौन से है दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न है कुमारपाल चरित की रचना किसने की थी? तो हेमचंद्र। कौन किया था दोस्त? हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन है? ये प्रसिद्ध जैन विद्वान है, प्रसिद्ध जैन विद्वान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिद्धपुर के रुद्रमहल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने याद रखने के लिए कहा था, सिद्ध से ही याद रखिएगा। सिद्धपुर के रुद्र महाकाल का मंदिर जयसिंह सिद्धराज बनवाए थे। कौन बनवाए थे? जयसिंह सिद्धराज। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो सोलंकी। किस वंश के दौरान बनाया गया था दोस्तों? सोलंकी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 750 एडी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? 750 एडी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल। कौन किया था दोस्तों? गोपाल। ये जो पाल वंश है मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए गोपाल। कौन करवाया था दोस्तों? गोपाल।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला का जो स्थापना है धर्मपाल किया था। देखिए ये जो प्रश्न है दोस्त, इस बार के ही एनटीपीसी के 24 तारीख या 25 तारीख के थर्ड शिफ्ट में, माफ कीजिएगा 27 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आगे के आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अगर कोई 27 तारीख का क्वेश्चन का रिव्यू करवाया होगा तो उसका जरूर देख लीजिएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष इन 3 शासकों के बीच में हुआ था? तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों? पाल। और पाल वंश के कौन शुरू किया था? तो धर्मपाल। कौन किया था दोस्त? धर्मपाल। तो चलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बीच में ही कभी कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कराऊंगा, तो आज मैं उसे करा दे रहा हूँ दोस्त। तो चलिए इससे समझिएगा थोड़ा क्या है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, लगभग 200 साल तक ये संघर्ष चला था। और अंत में जो गुर्जर प्रतिहार है ये इस युद्ध को जीत लेता है। पर अगर हम लोग शुरुआत में देखें जब ये युद्ध हो रहा था तो राष्ट्रकूट वंश का दबदबा था, यानी कि इनका दबाव ज़्यादा था, ये जीतने की ओर थे। पर अंततः प्रतिहार वंशों को सफलता मिलता है और कन्नौज को ही क्या बना देते हैं वो लोग अपना राजधानी। तो अगर हम लोग देखें कि शाम के कौन कौन सा वंश राजवंश शामिल था, तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। उद्देश्य क्या था कि गंगा के मैदानों पर कब्जा करना, क्योंकि बहुत उपजाऊ था। परिणाम क्या हुआ कि तीनों वंश कमजोर हो जाते हैं और इनके जो सामंत है स्वतंत्र रूप से अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं। और इनके कमजोर होने का ही एक कारण बना कि विदेशी आक्रमण बढ़ गया। जैसे कि मोहम्मद गजनवी इसी के समय पे, इन्हीं के समय जब ये युद्ध चल ही रहा था तभी भारत में आता है और लगभग 27 बार के आसपास भारत में हमला करता है और यहाँ से अथाह धन लूट के ले जाता है दोस्त। ऐसा समझिए कि जब सोमनाथ को ही लूटता है तो लगभग 600 या 1600, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लगभग फिर भी सोचिए दोस्त कि अगर 600 ही ऊँट है, 600 ऊँट सोना लाद के ले गया था। इतना ज़्यादा लूटा सिर्फ इन लोगों का आपस में लड़ाई के कारण। अगर ये तीनों एकजुट रहते तो उसका हिम्मत नहीं था, क्योंकि विद्याधर अकेले मोहम्मद गजनवी को टक्कर दे दिया था दोस्तों। तो अगर तीनों एकजुट रहते तो कभी मोहम्मद गजनवी भारत में नहीं घुस पाता। ऐसे खैर देखते हैं हम लोग त्रिपक्षीय युद्ध क्या था कि जो प्रारंभिक चरण रहा इसमें धर्मपाल पाल वंश की तरफ से, राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव और वह क्या बोलते हैं प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज, ये तीनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। बीच में देखने को मिला कि राष्ट्रकूट वंश इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भारी पड़ रहा है, पर अंततः कौन जीत गया? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की तरफ से कौन सफलता दिलाया? तो नागभट्ट द्वितीय। कौन दिलाता है दोस्त? नागभट्ट द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से कौन भाग लेने वाला प्रथम शासक बना? धर्मपाल। कौन बना था दोस्तों? धर्मपाल, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैंने इसे लैंडस्केप में चेंज करना भूल गया दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या है, नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस शासक ने दान दिया? तो याद रखिए किस शासक को दान दिया? तो बालपुत्र देव को, जो कहाँ के शासक थे? जावा के शासक थे। कौन दान देता है? देवपाल, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का सारा 25 प्रश्न और जो प्रमुख तथ्य था वो समाप्त हुआ। कल भी मेरे से जुड़िएगा दोस्तों। कल मैं आप लोग का जो बाकी राजपूत राजवंश बच गया है उसे करा दूंगा। उसके बाद सारा राजपूत वंश खत्म हो जाएगा और सारा प्राचीन इतिहास भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।